आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में, यानी बाह्य प्रजनन युक्तियों के बारे में। हम साथ में ही पढ़ेंगे पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन के बारे में, यानी पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के बारे में। इसके बाद में हम अध्ययन करेंगे अबाउट जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एम्ब्रियो है, डाइकॉट और मोनोकॉट एम्ब्रियो के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके अलावा हम पॉली एम्ब्रियोनी और एपोमिक्सिस के बारे में पढ़ेंगे। हम सीड पढ़ेंगे, सीड के टाइप्स पढ़ेंगे। हम फ्रूट्स पढ़ेंगे, फ्रूट्स के टाइप पढ़ेंगे। और इस तरह से हमारी क्लास में हम ये सब टॉपिक आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। हेलो एवरीवन, थैंक यू फॉर लाइकिंग अस वीडियो, सब्सक्राइबिंग अवर चैनल। जैसे कोई भी शुरुआत होती है, इनिशिएशन होता है, तो उसके लिए थोड़ा सा एप्रिशिएशन ज़रूरी होता है और इसी एप्रिशिएशन की वजह से आगे का जो रास्ता है वो आसानी से गुजरता है। और आपने इतना अप्रिशिएट किया हमें, हमारे चैनल को इतना लाइक किया, सब्सक्राइब किया, जिस वजह से आज हम ये क्लासेस जो हैं कंटिन्यूटी में ले पा रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। और इसी तरह से अपना प्यार, अपना लाइक्स, अपने सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए और हमारे जो चैनल है उसको सपोर्ट करिए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम इसी तरह लगातार आपके साथ आपकी जो स्टडीज़ है उसको थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश करें। सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी बाह्य प्रजनन युक्तियाँ। पिछली क्लासेस में हमने पढ़ लिया मेगास्पोरेंजियम, माइक्रोस्पोरेंजियम, मेगास्पोरोजिनेसिस, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस और हमने पॉलिनेशन भी पढ़ लिया। आज हम पढ़ने वाले हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। सो व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, यानी बाह्य प्रजनन युक्तियाँ क्या होती हैं। देखिए, मोस्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं दे आर हर्मेप्रोडाइट, दे आर बाइसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल है मीन्स दे हैव मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। सो दे इन दैम कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन विल अकर एंड कंटिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन विल लीड्स टू इनब्रीडिंग डिप्रेशन। यानी अगर ये स्वपरागण जो है ऐसे ही निरंतर चलता रहेगा तो उसकी वजह से इनब्रीडिंग डिप्रेशन आएंगे। तो प्लांट्स हमारी तुम्हारी तरह नहीं होते, वो थोड़े ज़्यादा ही इंटेलिजेंट लेवल के होते हैं। वो क्या करते हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस फॉर्म करते हैं, कुछ ऐसे युक्तियाँ फॉर्म करते हैं कि जिसकी वजह से ये सेल्फ पॉलिनेशन है इसको डिस्करेज करे और जो क्रॉस पॉलिनेशन है उसे इंकरेज करे। तो ऑल दीज डिवाइसेस आर टुगेदर नोन एज आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इन पूरी युक्तियों को हम सामूहिक रूप से बाह्य प्रजनन युक्तियां कहेंगे। तो बाह्य प्रजनन युक्तियों में क्या क्या आता है, सर्वप्रथम सबसे पहले मैं बात करूंगी, दैट इज रिसेप्टिविटी ऑफ स्टिग्मा एंड रिहेंसिस of anther is not synchronized। यानी कि जिस समय स्टिग्मा रिसेप्टिव होता है, वर्तिकाग्र ग्राही होता है, उस समय जो एंथर है वो डायहेंसिस नहीं होता, उसका विस्फोटन नहीं होता, जिसकी वजह से स्वपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन के जो चांसेस हैं वो कम होते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं, पोजीशन ऑफ एंथर एंड स्टिग्मा। अगर एंथर और स्टिग्मा दोनों की जो पोजीशन है, डिस्टेंस है, बहुत दूर दूर होएगा तो क्या होगा, उसी फ्लावर का जो परागकण है, जो पोलन ग्रेन है, इट कैन नॉट रीच द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, सो इट विल ऑल्सो प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। The above two devices can prevent only autogamy, not geitonogamy, because geitonogamy we have two flower and the pollen can be transferred from one flower to another flower. So these two devices can prevent only autogamy. Autogamy can be prevented, लेकिन क्या नहीं होता, जिटोनोगैमी जो है वो इनके द्वारा प्रिवेंट नहीं होएगी, ये होती रहेंगी। अब अपने अगले चलते हैं, दैट इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, यानी स्व असमंजस्य। इसमें क्या होता है, ये एक जेनेटिक तरीका है जिसकी वजह से जो स्टिग्मा है वो पोलन ट्यूब नहीं फॉर्म करने देता, पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं होने देता,
उसी स्पीशीज का जो फ्लावर है वो अपने ही स्पीशीज के फ्लावर के साथ जर्मिनेशन वाली प्रोसेस नहीं करेगा। तो ये जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी वाली प्रोसेस है ये ऑटोगैमी को प्रिवेंट तो कर रही है, साथ साथ में ये जिटोनोगैमी को भी क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, रोकेगी। सो थर्ड इज सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। Okay, now the fourth device is production of unisexual flower, यानी अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल होंगे तो क्या नहीं होएगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। अब यूनिसेक्सुअल फ्लावर में दो कंडीशन हो सकती है, जो प्लांट है वो मोनोएशियस हो सकता है और जो प्लांट है वो डायोएशियस हो सकता है। मोनोएशियस प्लांट में क्या होगा, जो दोनों फ्लावर है यूनिसेक्सुअल वाले मेल और फीमेल एक ही प्लांट पे होंगे, जैसा कि होता है हमारे वीट और कैस्टर में। जबकि हमारा जो डायोएशियस प्लांट है उसमें क्या होगा, अलग अलग प्लांट्स में मेल और फीमेल फ्लावर होंगे, जैसे कि होता है पपाया में, है ना। तो जो हमारा मोनोएशियस वाला यूनिसेक्सुअल फ्लावर का प्रोडक्शन है उसमें क्या होगा, उसमें हमारा सिर्फ ऑटोगैमी प्रिवेंट होगा, लेकिन जो डायोशियस थैलस होगा जैसे कि पपाया में पाया जाता है तो उसमें ऑटोगैमी और जिटानोगैमी दोनों ही क्या होंगे, प्रिवेंट हो जाएंगे, है ना। तो जो हमारा फोर्थ डिवाइस है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एक लिंगी पुष्पों का निर्माण। सो ये हमारे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस हैं, यानी बाह्य प्रजनन युक्तियां हैं, जिसमें हमने सबसे पहले पढ़ा रिसेप्टिविटी होगी और डायहेंसिस दोनों का टाइमिंग अगर सिंक्रोनाइज नहीं है तो क्या होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर अगर पोजीशन ऑफ एंथर और स्टिग्मा अलग बहुत दूर दूर है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। फिर अगर प्लांट सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा, और अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट करेगा। तो ये सारे डिवाइसेस हो जाएंगे आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। अब हम देखते हैं पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी कि पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया या फिर पराग स्त्री केसर संकर्षण। यानी पराग के यानी कि पोलन ग्रेन के स्टिग्मा पर लैंड करने से लेकर वो जो ओव्यूल तक एंट्री का जो जितना भी प्रोसेस है उसे हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन यानी कि पराग स्त्री केसर संकर्षण कहेंगे। अब जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर लैंड हो गया है तो वो पोलन ग्रेन दो टाइप का हो सकता है, एक सही प्रकार का और एक गलत प्रकार का, यानी कि एक जो है राइट टाइप का होगा और एक रॉन्ग टाइप का होगा। राइट टाइप का मतलब क्या है, उसी स्पीशीज का है और साथ साथ में कॉम्पेटिबल है। लेकिन रॉन्ग टाइप का क्या है, यानी उसी जाति का है और क्या है, सामंजस्य वाला है, योग्य है। जबकि जो रॉन्ग टाइप का होगा वो अलग स्पीशीज का हो सकता है, दूसरी जाति का हो सकता है, या फिर वो उसी स्पीशीज का है लेकिन अयोग्य है, यानी सेल्फ इनकॉम्पेटिबल है। तो जो रॉन्ग टाइप वाले हैं उसको तो हमारा स्टिग्मा जो है रिकॉग्नाइज करेगा, पहले केमिकल्स की मदद से स्टिग्मा और पोलन ग्रेन के बीच में वार्तालाप चलेगा, डायलॉग चलेगा, और इन बातचीत से इसे पता चल जाएगा कि ये जो पोलन है ये मेरे लिए राइट चॉइस है, जबकि ये जो पोलन है ये मेरे लिए रॉन्ग चॉइस है। और फिर जो राइट चॉइस वाला पोलन ग्रेन होगा उसे ये क्या करेगा, स्टिग्मा पोलन ट्यूब फॉर्म करने देगा। अब हमने पढ़ा था कि जो पोलन ग्रेन होती है वो 2 सेल स्टेज में भी शेड हो सकती है और 3 सेल स्टेज में भी क्या हो सकती है, शेड हो सकती है। जिसमें 3 सेल स्टेज में शेड है उसमें से पहले से ही 2 गैमीट प्रेजेंट है, लेकिन जिसमें 2 सेल स्टेज में शेड होती है उसमें जो हमारी जेनरेटिव सेल है यानी हमारी जो जनन कोशिका है वो वापस डिवाइड करती है और 2 मेल गैमीट बनाती हैं।
यानी 2 नर युग्मक बनाती है, जबकि इसमें पहले से ही क्या होते हैं, मेल गैमेट होते हैं, इसमें पहले से ही मेल गैमेट होते हैं। अब क्या होता है, ये ट्यूब स्टिग्मा पर बनी, उसके बाद स्टाइल के थ्रू इसने ग्रो करा, फिर इन्होंने ओवरी तक पहुंची, ओवरी से माइक्रोपाइलैंड की तरफ से ये कहाँ चली गई, ओव्यूल में चली गई, और वहाँ पर जो है ओव्यूल में जाकर ये साइनर्जिड सेल में एंट्री करी इसने। तो ये हमारा पोलन क्रिस्टल इंटरेक्शन होता है और ये एक डायनेमिक प्रोसेस है। बेसिकली स्टिग्मा के पास एक ऐसी कैपेसिटी होती है जिसके ज़रिए केमिकल्स डायलॉग के ज़रिए वो अपनी टाइप की पोलन को पहचान कर उसे पोलन ट्यूब फॉर्म करने देती है, जबकि जो अदर पोलन है उन्हें वो रिजेक्ट कर देती है, चाहे वो सेल्फ इनकम्पेटेबल हो, स्व असामंजस्य वाली हो, या फिर चाहे वो किसी और जाति की या अदर स्पीशीज की हो। अब अपन पढ़ते हैं आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन यानी कृत्रिम संकरीकरण। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक में बेसिकली हम 2 टेक्निक पढ़ेंगे, एक हम पढ़ेंगे इमैस्कुलेशन यानी विपुंसन, और एक हम पढ़ेंगे बैगिंग। 2 टेक्निक पढ़ेंगे। इमैस्कुलेशन जो है वो बेसिकली क्या होता है, इमैस्कुलेशन में जो बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इमैस्कुलेशन में ये जैसे फ्लावर है, इसमें मेल पार्ट जो है स्टेमिन भी है और इसमें पिस्टल भी है। तो हम क्या करते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर में फोर्सेप के मदद से ये जो मेल पार्ट है हमारा जो स्टेमिन है इसको रिमूव करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से अब ये फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल हो जाएगा। अब इस स्टिग्मा को कंटमिनेशन से बचाने के लिए इसे बैग बटर पेपर के एक बैग से कवर कर दिया जाता है और इसी टेक्निक को हम बैगिंग कह देते हैं, यानी रिमूवल ऑफ मेल पार्ट फ्रॉम द bisexual flower is known as emasculation, while if the stigma of the flower is covered by a bag made up of butter paper is known as bagging। अब एक बात बताइए, अगर फ्लावर यूनिसेक्सुअल हुआ तो क्या उसमें एंथर या फिर स्टिग्मा 2 ही होंगे, तो उसमें जो है इमैस्कुलेशन टेक्निक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली बैगिंग हो जाएगी। बर्ड स्टेज में जो है स्टिग्मा को कवर कर लिया जाएगा कंटमिनेशन से प्रोटेक्ट करने के लिए। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन जो है वो क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि हम जो है डिज़ायर्ड पोलन को यानी जो हमें कैरेक्टर चाहिए, अपेक्षित जो पोलन है उसको शेड कर सकते हैं स्टिग्मा पर और हमें हमारे चाहे हुए कैरेक्टर उस प्लांट में, उस फ्लावर में मिल जाएंगे। तो ये है अबाउट आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। नाउ वी विल टॉक अबाउट डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन। यानी त्रिसंलयन और द्विनिषेचन। एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसमें 2 प्रकार का निषेचन होता है, एक जो है ट्रिपल फ्यूजन होता है और एक गैमीट सिनगैमी होती है, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन या द्विनिषेचन बोलते हैं। और क्योंकि जो एंडोस्पर्म है वो 2 पोलर एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है बाय द फ्यूजन ऑफ 1 मेल गैमीट एंड 2 पोलर न्यूक्लियाई, यानी कि मुक्त जो केंद्र की है उसके साथ फ्यूजन से एंडोस्पर्म बनता है, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या होता है, सर्वप्रथम हमें पता है साइनर्जिड सेल के साइटोप्लाज्म में जो 2 मेल गैमीट थे वो रिलीज हुए। इन 2 मेल गैमीट में से एक मेल गैमीट ने फ्यूजन किया विद एग सेल, यानी अंड कोशिका के साथ इसका फ्यूजन हुआ और ये जो प्रोसेस है ये कहलाई गैमीट सिनगैमी। युग्मक संलयन। वाइल जो बचा हुआ एक मेल गैमीट है उसने जो पोलर न्यूक्लियाई है यानी ध्रुवी
ध्रुवीय केंद्रक जो है उनके साथ फ्यूजन करा, और ये प्रोसेस जो है ये कहलाई ट्रिपल फ्यूजन यानी त्रिसंलयन। क्योंकि इसमें ट्रिपल फ्यूजन और गैमीट सिनगैमी दो प्रकार के निषेचन हुए, फर्टिलाइजेशन हुए, इसीलिए इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहा गया। वाइल जो है दो पोलर न्यूक्लियस एक जो मेल गैमीट के साथ फ्यूज हुए, इसीलिए इसे ट्रिपल फ्यूजन कहा गया। तो ये जो हमारा अब युग्मक बना, यानी जो हमारा इससे क्या बन गया, जाइगोट बन गया। ये जाइगोट जो है ये आगे डेवलपमेंट करेगा, युग्मनज जो है ये युग्मनज जो है आगे जो विकसित हो जाएगा भ्रूण में यानी कि एम्ब्रियो में, जबकि ये जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन जो सेंट्रल सेल में हुआ, ये जो हमारा सेंट्रल सेल है ये जो आगे चलकर एंडोस्पर्म बनाएगा यानी कि भ्रूण कोश बनाएगा। तो ये हमारे फर्टिलाइजेशन तक के इवेंट हो गए। इसके बाद पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट होंगे यानी निषेचन पश्चात घटनाएं होंगी, जिसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, हम पढ़ेंगे एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट, हम पढ़ेंगे इसके बाद सीड और फ्रूट्स का डेवलपमेंट, यानी 4 पॉइंट और हम पढ़ने वाले हैं इसके। तो सबसे पहले करते हैं एंडोस्पर्म के डेवलपमेंट में हो जो है भ्रूण में विकास होता है। भ्रूण को ऑब्वियस क्या चाहिए, किसी भी क्रिएचर को न्यूट्रिशन चाहिए। तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने के लिए क्या होता है, प्लांट के अंदर एंडोस्पर्म होता है जो कि डेवलपिंग जो एम्ब्रियो से न्यूट्रिएंट देगा, उससे पोषण प्रदान करेगा। इसलिए का जो निर्माण है क्या होता है, भ्रूण निर्माण से पूर्व यानी प्रायर टू डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो स्टार्ट हो जाता है। तो ये जो हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था ये आगे चलकर प्राइमरी एंडोस्पर्म टिश्यू यानी प्राथमिक भ्रूण कोश उत्तक बनाएगा। अब जो पहले डिवीजन होगा, जनरली इसी प्रकार का डेवलपमेंट होता है। जो पहले डिवीजन होगा वो मुक्त केंद्र की यानी कि फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, बहुत सारे न्यूक्लियस बनेंगे। तो इसे हम बोल देंगे इस स्टेज को सेलुलर, इसे हम बोल देंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और उसके बाद धीरे धीरे सेल वॉल फॉर्म होने लग जाएगी और इसे हम बोल देंगे फिर सेलुलर एंडोस्पर्म। तो जनरली जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है, जनरली जो डेवलपमेंट होता है वो ऐसे होता है। हमारे पास क्या थी, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी, यानी कि हमारे पास प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका थी। इस प्राथमिक भ्रूण कोश कोशिका में क्या हुआ, जो इसके न्यूक्लियस थे जो उसमें हुआ फ्री न्यूक्लियाई डिवीजन यानी कि मुक्त केंद्र की विभाजन। फिर उसके बाद बन गई सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति। ये जो है फ्री न्यूक्लियर डिवीजन के बाद इसे हम बोल देंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। इस स्टेज को हम क्या बोल देंगे, मुक्त केंद्रकीय एंडोस्पर्म। भ्रूण कोश। फिर सेल वॉल फॉर्म होने के बाद बन जाता है सेलुलर एंडोस्पर्म यानी कि कोशिकीय भ्रूण कोश। कभी कभी ये जो भ्रूण कोश है ये परसिस्टेंट रहता है, जब पूरी तरह से एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है उसके बाद भी इसका कुछ जो अवशिष्ट है वो बचा हुआ रहता है। तो जैसे कि पाया जाता है हमारे पी में, ग्राउंडनट में, उनमें क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है वो परसिस्टेंट रहता है, शेष बच जाता है डेवलपमेंट के बाद भी। लेकिन अगर हम बात करें पूरी तरह से मैंने गलत बोल दिया थोड़ा, ये जो पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है जैसा कि होता है पी और ग्राउंडनट में, वाइल कुछ जो ऐसे प्लांट्स है जिनमें ये शेष बचता है, जैसे कि बात करूं मैं कोकोनट की, वीट की, कैस्टर की, इनमें क्या होता है कुछ अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म जो है आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो भी शेष बचा हुआ
रहता है। जो हम टेंडर कोकोनट इस्तेमाल करते हैं, कच्चा नारियल जो होता है उसमें जो पानी होता है वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का ही उदाहरण है, जबकि जो कर्नेल जो गुदा होती है वो जो हम खाते हैं वो एग्जाम्पल है सेलुलर एंडोस्पर्म का, यानी कोशिकीय भ्रूणपोष का ही उदाहरण है। इसके बाद हम पढ़ेंगे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो हम दो टाइप के पढ़ेंगे, डाइकॉट में और मोनोकॉट्स में। जनरली जो प्राइमरी डेवलपमेंट होता है, जो एम्ब्रियोजेनी होती है डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स के लिए, यानी एक बीजपत्री की बात करें या द्विबीजपत्री की बात करें, दोनों में ही जो प्राइमरी डेवलपमेंट होता है वो सेम होता है। पहले हमारे पास आएगी, जैसे ये जाइगोट था, इसमें दो सेल बनी, एक सस्पेंसर सेल बनती है, एक एम्ब्रियोनिक सेल बनती है, और उसके बाद क्या होती है, एक भ्रूणीय कोशिका बनती है, एक सस्पेंसर सेल बनती है। उसके बाद जो स्टेज आती है वो ग्लोमेरुलस स्टेज आती है, गोलाकार स्टेज आती है, और जो इसके बाद जो है हार्ट शेप एम्ब्रियो वाली स्टेज आती है, और फिर हमारे पास आ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये हमारे पास आ जाता है मैच्योर एम्ब्रियो। ये कैसी है, ग्लोब्यूलर, ये है हार्ट शेप, हृदयकार, और सबसे लास्ट में ये हमारे पास मैच्योर एम्ब्रियो आ जाता है। अब जो है डाइकॉट और मोनोकॉट में मैच्योर एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर कैसी होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो मोनोकॉट के एम्ब्रियो की बात करते हैं तो दो चीज़ें इनमें मेन है, एक होती है एम्ब्रियोनिक एक्सिस, भ्रूणीय अक्ष, और दो कोटिलिडॉन जो है वो हमारे डाइकॉट के एम्ब्रियो में प्रेजेंट रहते हैं। दो कोटिलिडॉन होते हैं और साथ में क्या होता है, एक हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस होती है। ठीक है, अब ये जो दो कोटिलिडॉन आपको दिख रहे हैं और ये आपको एम्ब्रियोनिक एक्सिस मैंने ड्रॉ करी है, ये दिख रही है। ये कोटिलिडॉन एक लेवल पे अटैच होते हैं। इसके लेवल के अबव का जो पोर्शन है किसका, एम्ब्रियोनिक एक्सिस का, उसे हम एपिकोटाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपिकोटाइल बोलते हैं। और ये जो एपिकोटाइल है ये टर्मिनेट होता है प्यूम्यूल में, प्रांकुर जो है उसमें, प्रांकुर शीर्ष में ये टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है जो कि इस कोटिलिडॉन के लेवल के बिलो वाला पोर्शन है उसे हम हाइपोकोटाइल बोलते हैं, और हाइपोकोटाइल टर्मिनेट होता है रेडिकल में, और रेडिकल जो है वो कवर रहती है मूल गोप यानी कि रूट कैप से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है, एक डाइकॉट का मैच्योर एम्ब्रियो है उसका स्ट्रक्चर है। फिर यहाँ चलिए अब हम बात करते हैं मोनोकॉट के एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर की। तो मोनोकॉट के एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में भी एक एम्ब्रियोनिक एक्सिस होगी, लेकिन इनमें क्या होगा, कोटिलिडॉन जो है वो सिर्फ एक ही होगा। अब जैसे हम बात करते हैं ग्रासेस में, तो इस एक कोटिलिडॉन को हम बोल देते हैं स्क्यूटिलम। क्या कह देते हैं, स्क्यूटिलम। और ये जो पोजीशन है इसकी लेटरल होती है, पार्श्व होती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये हमारी एम्ब्रियोनिक एक्सिस है, ये हमारा कोटिलिडॉन का अटैचमेंट का स्तर है। इसके अबव जो स्तर होता है एम्ब्रियोनिक एक्सिस का उसे हमने पहले ही बात कर ली, क्या बोल देते हैं, एपिकोटाइल बोल देते हैं। और इस एपिकोटाइल में प्रेजेंट रहते हैं हमारे एपिब्लास्ट जो कि लीव प्रिमोडिया होते हैं। साथ में हमारे पास मौजूद होते हैं जो है प्यूम्यूल जो है वो हमारे पास मौजूद होती है, और ये जो है ये कवर रहती है एक शीट में जिसे हम बोलते हैं कोलियोप्टाइल। क्या कहते हैं, कोलियोप्टाइल कहते हैं। वाइल जो एम्ब्रियोनिक एक्सिस के बिलो वाला लेवल है कोटिलिडॉन के अटैचमेंट के, उसको हम बोलते हैं हाइपोकोटाइल, और इस हाइपोकोटाइल में प्रेजेंट रहते हैं रेडिकल और रूट कैप, और रूट कैप और रेडिकल वो भी एनक्लोज रहते हैं एक फॉलियर स्ट्रक्चर में जिसे हम कोलियोराइजा कहते हैं। ये रहा कोलियोराइजा। तो इस तरह से मोनोकॉट और डाइकॉट का स्ट्रक्चर होता है।
अब जो हमारा ओव्यूल है वो आगे चलकर विकसित होता है सीड में, और हमारा जो ओवरी है वो आगे चलकर डेवलप होता है फ्रूट्स में। तो सीड जो है, अभी मैंने आपको बात कराई, जिनमें एंडोस्पर्म परसिस्टेंट रहता है उन सीड्स को हम कह देते हैं एल्ब्यूमिनस, जबकि जिनमें फुल्ली कंज्यूम्ड हो जाता है एंडोस्पर्म उन्हें हम नॉन एल्ब्यूमिनस सीड्स बोल देते हैं। गैर एल्ब्यूमिनस सीड के उदाहरण मैंने आपको बताए थे, पी है और हमारा पी जो है और ग्राउंडनट जो है वो दोनों ही नॉन एल्ब्यूमिनस के उदाहरण हैं, जबकि एल्ब्यूमिनस के उदाहरण जो हैं वो आते हैं मेज, कैस्टर, ये सब जो है मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट बार्ले, ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे एल्ब्यूमिनस सीड के। उसके बाद जो सीड है जैसे जैसे मैच्योर होता है तो उसकी जो इंटेग्यूमेंट्स थी ओव्यूल्स की, ओव्यूल जो सीड में बदला है तो ओव्यूल की जो इंटेग्यूमेंट्स होती हैं, है ना, उसका जो अध्यावरण होता है वो बदल जाता है हमारी सीड कोट में, यानी बीज आवरण में, है ना। और उसके बाद जो उसका माइक्रोपाइल होता है, जो उसका बीजांड द्वार है, वो एक छोटे छिद्र के रूप में प्रेजेंट रहता है, और इस छिद्र से ही क्या होती है, ऑक्सीजन, वाटर वगैरह एंटर करते हैं। जब अंकुरण होता है, जर्मिनेशन होता है सीड का, तो इसी छिद्र से ऑक्सीजन वगैरह एंटर करती है। अब जो है धीरे धीरे क्या होता है, सीड जो है ड्राई होने लगती है, मोस्ट ऑफ द मॉइस्चर जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है और 10 to 15% मॉइस्चर ही बचता है, ह्यूमिडिटी उसमें कम हो जाती है, उसकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, चयापचय क्रियाएं हैं, वो भी कम हो जाती है। अगर कंडीशन ऐसी ही रही तो फिर वो एक इनएक्टिव स्टेज यानी असक्रिय अवस्था में एंटर कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं प्रसुप्ति या फिर डोरमेंसी। अब फ्रूट्स जो होते हैं, हमने अभी बात करी कि ओवरी जो है वो डेवलप हुआ किसमें, फ्रूट में डेवलप हुआ। अब ये जो फ्रूट है ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं ट्रू फ्रूट्स यानी कि वास्तविक फल, और एक हो सकते हैं आभासी फल यानी कि फॉल्स फ्रूट। अगर फ्रूट ओवरी से ही डेवलप हो रहा है तो वो फ्रूट ट्रू फ्रूट है, जैसे आप मैंगो वगैरह जो फ्रूट्स खाते हैं वो ट्रू फ्रूट्स है। लेकिन अगर फ्रूट ओवरी के अलावा किसी और पार्ट से भी डेवलप हो रहा है, वो और पार्ट कोई भी हो सकता है, तो उसे हम आभासी फल या फिर फॉल्स फ्रूट बोलेंगे। अंडाशय के अलावा यदि कोई और भाग योगदान दे रहा है फल के निर्माण के लिए, तो इसमें उदाहरण होता है, इसमें उदाहरण है हमारा एप्पल, स्ट्रॉबेरी। इन दोनों में क्या होता है, इनका जो थैलेमस होता है यानी इनका पुष्पाशन जो होता है वो क्या करता है, फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये क्या हो गए, दोनों फॉल्स फ्रूट हो गए। कभी कभी फ्रूट्स का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना निषेचन के भी हो जाता है, और इस क्रिया को हम पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, निषेचन नहीं हुआ है, तो निषेचन नहीं हुआ है तो ऐसे जो प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं पार्थेनोकार्पी। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पी बोलते हैं। और ऐसे फल को हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जो होते हैं उनमें सीड नहीं होती। एग्जाम्पल बनाना, इनमें सीडलेस हैं, ये बीज नहीं होता, बीज रहित। इनको पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस भी करा जा सकता है, यानी कुछ ग्रोथ हार्मोन की मदद से हम पार्थेनोकार्पी करवा भी सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे, दो टर्म्स है एपोमिक्सिस और पॉलीएम्ब्रियोनी। असंजनन जो है और बहुभ्रूणता की बात करेंगे। एपोमिक्सिस बेसिकली क्या होता है कि हम बना रहे हैं सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी सीड बन रही है लेकिन निषेचन नहीं हो रहा है, तो इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहेंगे। एस्ट्रेसी फैमिली और ग्रास फैमिलीज की कुछ स्पीशीज जो है उनमें ये प्रोसेस होती है। तो क्या क्या प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा एपोमिक्सिस हो सकता है? एक तो हमारी जो एग सेल थी वो डिप्लॉयड है और उसमें रिडक्शन डिवीजन नहीं हुआ, यानी कि उसमें जो है विभाजन जो है
अर्धसूत्री विभाजन नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से वो डिप्लॉयड रह गई और वो फिर आगे चल के विकसित हो गई हमारी सीड में। दूसरा क्या केस हो सकता है, जो बीजाणुकाय है यानी जो न्यूसिलस की कोई सेल है वो एम्ब्रियो सेक के अंदर प्रोट्रूड हो गई और वो डेवलप हो गई एम्ब्रियो में। अब ऐसे जो हमारी स्पीशीज होंगी, जैसे कि सिट्रस में होता है, क्या होता है उनमें जो बीज है उसके अंदर एक से अधिक भ्रूण पाया जाएगा, यानी मोर देन वन एम्ब्रियो इज फाउंड, और इस कंडीशन को हम पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता कहेंगे। एपोमिक्सिस बेसिकली मिमिक करती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, क्योंकि है तो एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन का टाइप, क्योंकि सिर्फ एक ही जनक इसमें भाग ले रहा है, लेकिन ये जो है क्योंकि इसमें निषेचन के बिना बीज बनता है, यानी ये नकल करती है, किसकी, लैंगिक जनन की नकल ये करती है। एपोमिक्सिस का इस्तेमाल जो है हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में बहुत किया जाता है, क्योंकि इससे जो सीड प्रोड्यूस होएगी उनकी रेट चीप होएगी और जो है उसमें जो पेरेंट के जो कैरेक्टर है उन्हें पूरी तरह से कंजर्व करा जा सकता है, संरक्षित करा जा सकता है। तो आज हमारा जो चैप्टर फर्स्ट है ऑफ क्लास 12 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, इट्स गेट completed. I hope you like the video. If you like the video, please like my video and subscribe the channel. Thank you. All 3 parts जो हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।